हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। जो छात्र व छात्राएं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यह 10 मिनट का डिक्टेशन है जिसमें 1600 शब्द हैं और इसको हमने मानक आशुलिपि से लिया है, जिसमें ये खंड 30 का अभ्यास है। रेडी। सभापति महोदय, मैंने बहस के बीच में बोलने की आशा नहीं की थी क्योंकि हमने अपनी नीति को बहुत स्पष्ट कर दिया। मुझे एक माननीय सदस्य से यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार से हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि हमारे माननीय सदस्यों को हमारे देश की जनता पर विश्वास नहीं है जिसे वे बराबर प्रकट कर रहे हैं। हम क्या ऐसे नागरिक हैं जिन्हें अपने में ही विश्वास है या नहीं? बहस को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि यह प्रश्न उस प्रश्न से कहीं अधिक महत्व का है। बांग्लादेश के शरणार्थियों का क्या हो रहा है? यदि हम अपने पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ कहें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते। मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ अपनी जनता और अपनी सरकार में असीम विश्वास के साथ कह रही हूँ। मुझे इसमें संदेह नहीं कि जो समस्याएं हम पर आ पड़ी हैं हम इसका सामना कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि किन्हीं शरणार्थियों को कोई कष्ट ना हो? इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि जब किसी भी देश को ऐसी बाढ़ का अचानक सामना करना पड़े, वह भी लंबी अवधि नहीं, एक सप्ताह की छोटी अवधि में 7 से 8 लाख का आना कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई मामूली बात है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगी कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा देश है जिसे इस तरह की समस्या के 10वें हिस्से का भी सामना करना पड़ा हो? स्थिति की वास्तविकता समझने के बजाय इस सदन में बैठकर बहस आलोचना ही करते जाना बहुत सरल है। यदि कोई यूरोपीय देश में केवल 10,000 शरणार्थी आ जाएं तो सारे अखबार, सरकार और हर आदमी उबल पड़ेगा। हम करीब 60 लाख ऐसे इंसानों की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंकवाद के साम्राज्य से बचकर भाग आए हैं, जो घायल, बीमार, नंगे, भूखे और थके मांदे हैं, और वे हमारे जैसे देश में आए हैं जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है। इसमें इन्हें युद्ध से के कारण हटाए गए लोग कहें या शरणार्थी या और जो कुछ कहना चाहें, इनके साथ हमारी निसंदेह सहानुभूति है। सभापति महोदय, इनकी देखभाल के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, चाहे हमें त्याग करना पड़े, भूखा रहना पड़े। मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य एक समय का भोजन छोड़ने का आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे अपने गरीब लोग कष्ट ना भोगें, मरे नहीं। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति, दूसरी अपने उन मित्रों के प्रति जो सीमा पार से आ रहे हैं। हमारे ये एक माननीय सदस्य ने दूसरे देशों के सामने भीख की झोली फैलाने की बात कही। महोदय, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं। मैंने ना कभी भीख मांगी है और ना अब भीख मांग रही हूँ, ना ही मेरा मांगने का इरादा है। यदि हमारे दूत एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वे कमजोरी की बात नहीं करते, वे भीख नहीं मांगते। हम इसलिए उन्हें भेज रहे हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और हम विश्व समुदाय को हाथ झाड़कर इससे दूर नहीं होने देंगे। वे सहायता दें या ना दें, लेकिन दुनिया के एक हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम उन्हें अवश्य ही भोगने होंगे। इस समस्या को हम उनके सामने ठीक रूप से रखना चाहिए। हमें हमें सहायता अवश्य चाहिए। हमें जितनी अधिक सहायता मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह से शरणार्थियों की देखभाल हो सकेगी, किंतु अभी तक आवश्यकता को देखते हुए यह सहायता बहुत ही कम है। अभी तक हमने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार जितनी आवश्यकता है
यह सहायता उसका 10वां हिस्सा है। मैं आशा करती हूँ कि यह सहायता बढ़ेगी, लोगों का जीवन बचाने, लोगों को बेहतर पोषाहार देने और हैजे या दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज का प्रबंध करने की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु हमारी अपील इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से अधिक महत्व रखती है। हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता है शरणार्थियों के जीवन और सुख सुविधाओं की, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चिंता है लोकतंत्र की समस्या की, मानव अधिकारों की समस्या की। हमारे सामने और सारे संसार के सामने मानव गरिमा के चुभने वाले और हृदय विदारक रूप उभर कर सामने आए हैं। हमारे प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से बाहर गए हैं कि देश को बताया जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। महोदय, यदि पाकिस्तान का केवल आंतरिक मामला है, इसकी अत्यधिक कानूनी आड़ लेने तथा एक लंबी और दुखद उदासीनता के बाद अब इस समस्या का हल शीघ्र खोजने के बारे में चिंता का भाव दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश की जनता के संघर्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा दिखाने और वास्तविक और बुनियादी मुद्दे को नज़रअंदाज करके संयुक्त राष्ट्र को बीच में घसीटने की पाकिस्तान की चाल अब अच्छी तरह विश्व को स्पष्ट हो गई है। यह अब अच्छी तरह समझा जाने लगा है कि पाकिस्तान को सैनिक शासन के उन लोगों से ही समझौता करना होगा जिनके साथ उसके बहुत अन्याय और क्रूरता का बर्ताव किया है। यह भी व्यापक रूप से समझा जाने लगा है कि किसी भी देश को बांग्लादेश की जनता पर कोई भी हल थोपने का अधिकार नहीं है और न ही स्वाधीनता और राष्ट्रवाद को की जिस भावना से वह प्रेरित है उसे बलात् दबाया जा सकता है। अमेरिका की यात्रा के दौरान मुझे बताया गया कि पाकिस्तान को और हथियार न भेजने का निर्णय ले लिया गया है। उसके साथ इस बारे में औपचारिक घोषणाएं भी की जा चुकी हैं। मुझे यह भी पता चला कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य से भी पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि जिन राजनयिकों से मैं मिली हूँ उनके अलग अलग या संयुक्त प्रयास पाकिस्तान को ऐसा समझा सकेंगे कि तलवार दिखाने या भारत का कोई सैनिक संघर्ष लादने की कोई लाभ नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ कि सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी ठोस तथ्यों को हमेशा के लिए नकार नहीं सकता। बांग्लादेश की और वास्तव में पश्चिमी पाकिस्तान की जनता की आकांक्षाओं की ना तो अपेक्षा की जा सकती है और ना ही उन्हें पैरों तले रौंदा जा सकता है। जिस ढंग से हम 90 लाख से ऊपर शरणार्थियों की भारी बोझ को उठा रहे हैं उसके प्रति आमतौर से मुझे सहानुभूति की नज़र से देखा गया। शरणार्थियों के लिए मिलने वाली सहायता में भी कुछ वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। ये सब देश इस बात से सहमत है कि बांग्लादेश के भीतर ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए जिससे और अधिक शरणार्थियों का आना रुके और जो अब भारत में हैं वे सुरक्षा और मानवीय सम्मान के साथ लौट सकें। महोदय, ऐसा कहने के बाद मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि अपनी समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या जिन देशों से मैं होकर आई हूँ उन पर निर्भर नहीं कर सकते। हम उनकी सहानुभूति और नैमिक या राजनयिक समर्थन का आदर करेंगे, लेकिन सारे बोझ को तो हमको और बांग्लादेश के लोगों को ही उठाना है। उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति और समर्थन है। जहाँ तक हमारी सुरक्षा का खतरा का प्रश्न है, हमें अपने स्वतंत्र और भूमि की रक्षा के लिए अंतिम स्त्री पुरुष तक लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम है भी। स्पष्ट है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं से अपनी सेनाएं हटाने का जोखिम तब तक नहीं उठा सकते जब तक बांग्लादेश की स्थिति का संतोषजनक हल नहीं निकलता, क्योंकि वर्तमान स्थिति से हमारी सुरक्षा को बराबर खतरा है। बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि से ऐसी समस्याओं के भी हल निकल आए या उनके हल के लिए कदम उठाए गए हैं। जिन समस्याओं का शुरू में कोई हल सूझता ही नहीं था, जैसे कि यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बीच की समस्या, किंतु अब बातों से हमने किसी भी प्रकार की ढिलाई या व्यर्थ की आशाएं नहीं पनपनी चाहिए। यूरोप से बातचीत के द्वारा समस्याओं के हल की संभावना दिखाई दे रही है, जो स्वागत योग्य है। हम आशा करते हैं कि इससे उस महाद्वीप
में टिकाऊ सुरक्षा आएगी। इससे एशिया और संसार के दूसरे भागों में भी स्थायी प्रभाव बढ़ेगा। यह भी अनुभूति है कि राजनीतिक वार्तालाप के साथ बहुमुखी आर्थिक नीति भी रहनी चाहिए, विशेषकर विकासशील संसार के बारे में उन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। इसके प्रति भी सहानुभूति रवैया देखने में आया है। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य ने यह समझा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच में संबंधों के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण लेकर विचार होना चाहिए। औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं राजनीतिक वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग की अब नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। संक्षेप में ये विचार है कि मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, मैं जानबूझकर विभिन्न देशों के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वे भारत के साथ पूरी सहानुभूति, मित्रता और सद्भाव रखते हैं।